सेल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 पॉइंट नंबर 25। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एमसीक्यूज में हमारे पास पूछा गया है ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन क्या होता है रिवर्सिबल इंजरी का और इरिवर्सिबल इंजरी का। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं। रिवर्सिबल इंजरी वो इंजरी होती है कि जिसके बाद सेल अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाए। ठीक है, और इरिवर्सिबल इंजरी क्या होती है कि जिसमें सेल अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाता। ठीक है, अब फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन क्या है कि ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि छोटा सा कि ये एक सेल था इसके अंदर जो है ना डायरेक्टली ये जो है इंजरी हो गई है इसको और ये रिवर्सिबल इंजरी बन गई है और इसके बाद सेल अपनी बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, ये प्रॉपर जो है वो प्रोसेस है जिसके स्टेप्स होते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप जो हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी का है ना, जहां पर भी ये एमसीक्यूज आएगा तो इसके अंदर क्या लिखना है, सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग ये जो है ना हमारे पास सबसे पहला साइन होता है। अब सेलुलर स्वेलिंग के अंदर जो है वो क्या चीजें आ जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग भी आ जाती है और जितनी ऑर्गेनेल्स हैं ओवरऑल सेल की। ठीक है, अगर अलग से उसमें लिखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग तो पहले उसको प्रेफर नहीं करना, पहले आपने सेलुलर स्वेलिंग को प्रेफर करना है। दूसरे नंबर पर जो है वो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग को प्रेफर करना है। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ ईआर स्वेलिंग ही होगा तो जाहिर सी बात है ये भी सेल का ही कंपोनेंट है तो इसकी स्वेलिंग होगी। फिर है हमारे पास इरिवर्सिबल इंजरी जो है ना, उसका कौन सा फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन है। ठीक है, इरिवर्सिबल इंजरी में बेसिकली जो है ना ये अपोप्टोसिस तक का प्रोसेस होता है, केरियोराइसिस केरियोरिक्सिस ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बेसिक जो है ना वो केरियोरिक्सिस स्टार्ट होती है, सबसे पहला है। लेकिन जो अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है ना इसका इरिवर्सिबल इंजरी का, वो होता है कार्डियक सेल के अंदर। ठीक है, तो कार्डियक सेल जो है ना वहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स बन जाते हैं कार्डियक सेल के अंदर। और अगर कार्डियक सेल मेंशन नहीं है वैसे ही है तो उसके स्टेप्स मैं आपको तरतीब से बताऊंगी, वो आपने उसके हिसाब से देखना है कि जिस सीक्वेंस में मैं लिखूंगी उसी सीक्वेंस में आपने उसको टिक करना है। सबसे पहले आते हैं इरिवर्सिबल रिवर्सिबल इंजरी के अंदर। ठीक है, सबसे पहला जो चीज होती है वो क्या है, सेलुलर स्वेलिंग होती है और ईआर स्वेलिंग का एक अलग से पॉइंट बनाया हुआ है इन्होंने। अदरवाइज यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी आप स्वेलिंग समझ सकते हैं कि पहले सेल ओवरऑल स्वेल होता है, उसमें जितनी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी बारी बारी उनकी स्वेलिंग होती है और थर्ड पॉइंट पे माइलिन फिगर्स बन जाती हैं। ठीक है, माइलिन फिगर्स बन गई हैं। अच्छा, अब ये तीन ही इसके प्रोसेस है और इसी सीक्वेंस में सिलेक्ट करने हैं कि अगर ये ऑप्शन होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको करना है और फिर लास्ट पर जो है वो माइलिन फिगर्स को सिलेक्ट करना है। अब इरिवर्सिबल इंजरी जो है ना बेसिकली ये ऑटोफेजी ऑफ द सेल है या आप इसको अपोप्टोसिस कह लें, कुछ भी। ठीक है, अपोप्टोसिस है या फिर ऑटोफेजी ऑफ द सेल है। अब इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले होती है कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केरियोरिक्सिस। ठीक है, केरियोरिक्सिस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाती है। केरियोलाइसिस के अंदर क्या होता है, सेकंड पे है हमारे पास केरियोलाइसिस। इसके अंदर वो जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का जितना कंटेंट है वो फेड होना शुरू हो जाता है। थर्ड पे हमारे पास क्या है, पिक्नोसिस होती है, पिक्नोसिस है। फोर्थ पे है नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस। ठीक है, अब केरियोरिक्सिस जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रप्चर होना। ठीक है, केरियोलाइसिस जो है ये जितने भी न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट है उसका फेड होना। पिक्नोसिस जो है वो हमारे पास क्या है, श्रिंकेज और कंडेंसेशन है। ठीक है, श्रिंकेज एंड कंडेंसेशन कि जितना भी ये सारा प्रोसेस हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फेड
उसकी रप्चर हो रहा है, फेडिंग हो रही है और सारा का सारा वो जो कंटेंट है वो श्रिंक होके एक बॉल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कंडेंस होकर, और लास्ट पे फिर एपोप्टोसिस हो रही है। एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस के बिल्कुल जो सेल है वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट इसकी जो डिटेल यहाँ पे दी गई है कि क्या कौन कौन से एमसीक्यूज यहाँ पे आए हैं उस पर जाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की। रिवर्सिबल सेल इंजरी में उसने यही बात की है कि अर्ली साइन कौन सा है, उसमें मेंशन किया था ईआर स्वेलिंग, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इस एमसीक्यूज के अंदर सेलुलर स्वेलिंग नहीं हो, लेकिन अगर सेलुलर स्वेलिंग होगा तो आपने उसको जो है वो प्रेफर करना है ऑन ओवर ईआर स्वेलिंग, ठीक है। फिर वही बात है कि फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज जो एविडेंट है वो क्या है, स्वेलिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, सेलुलर इंजरी। किसी भी तरीके से ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर सेलुलर स्वेलिंग ही होगा। फिर बात आती है कि हाइपोक्सिक सेल इंजरी जो है इसके अंदर सेल स्वेलिंग क्यों होती है। तो सेल स्वेलिंग बेशक हाइपोक्सिक इंजरी हो, हाइपोक्सिक इंजरी क्योंकि उसने एग्जांपल एक दी है रिवर्सिबल इंजरी की, क्योंकि हाइपोक्सिया होता है अगर टाइम पे उसको कवर कर लिया जाए तो वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी ही एग्जांपल ये मेंशन किया गया है ये बताने के लिए कि रिवर्सिबल सेल इंजरी है। इसमें अब सेल की स्वेलिंग कब होती है, सेल स्वेल तब ही होता है जब उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाए, ठीक है, अंदर वाटर कंटेंट कम हो, ठीक है, और बाहर से फिर वो कवर करने के लिए सेल के अंदर सारा का सारा फ्लूइड आ जाता है। फिर बात करते हैं हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है ना इसमें वो बात करता है कि मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी, ठीक है, मोस्ट रिलायबल साइन उसने मेंशन किया है, बट आप इसको ओवरऑल एक प्रोसेस की तरह दे सकते हो, ठीक है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो क्या होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो स्टेप है वो ऑटोफेजी वाला स्टेप है, ठीक है, कि सेल जो है वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए ये इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट उसने ये बात की है कि पेशेंट को एमआई था, एंजियोग्राफी के ऊपर उसकी 90% जो आर्टरी है ना वो ब्लॉक्ड हमें शो हुई है। तो ये शो कर रहा है कि ये इरिवर्सिबल इंजरी है। जाहिर है इतनी ब्लॉकेज को आप खुद ब खुद वो कवर नहीं हो सकती। तो इसमें साइन ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी पूछा गया है, जो भी हो केरियोलाइसिस केरियोरिक्सिस में से जो भी ऑप्शन होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है। सबसे पहले केरियोरिक्सिस, सेकंड पे केरियोलाइसिस, वो जो सीक्वेंस बताया है। नेक्स्ट बात करता है कि रिगार्डिंग इरिवर्सिबल डैमेज टू द न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस को जो डैमेज होता है वो किस तरह शो होता है। अब इसमें आपने केरियोलाइसिस करना है, ठीक, क्योंकि केरियोरिक्सिस का मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो रप्चर आपकी होती है, ठीक है। बेसिक जो इसके अंदर चीज होता है ना कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है और ब्रेक डाउन होती है। लेकिन जो अंदर न्यूक्लियस, ये तो मेम्ब्रेन थी ना, तो जो अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है ना सारा का सारा बनता हो गया, ये हम करते हैं मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये पड़ा हुआ है इसके अंदर बड़ा सारा न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं कि ये क्रोमेटिन मटेरियल है। अब इन दो चीजों की, ये मेम्ब्रेन और ये मटेरियल, ये इनका जो रप्चर होना है इस मेम्ब्रेन का और इसकी फ्रेगमेंटेशन, उसको हम ये केरियोरिक्सिस कहते हैं। और ये वाला जो है बॉल यानी कि जो मेजर न्यूक्लियस है इसकी जो ब्रेकडाउन होती है तो उसको हम केरियोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट उसने ये बात की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या साइन है, रिवर्स रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और उसका सेलुलर एंजाइम्स का बाहर निकल आना, ठीक है। फिर एक और बात यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की गई है कि जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही होती है तो वहां पे एक तो चीज है कि सबसे पहले वही केरियोलाइसिस केरियोरिक्सिस वो सारी चीजें तो होती ही होती हैं, लेकिन अब इस सब के लिए सेल को एनर्जी तो चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ से होती है, जब कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, बाहर से कैल्शियम अंदर आता है तभी ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाता है, ठीक हो गया। अब ये वाली जो एमसीक्यूज है ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है ना तो यहाँ पर वो इसी से रिलेटेड ही एमसीक्यूज देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ पे कोई केरियोलाइसिस मेंशन कर देगा या केरियोरिक्सिस। अगर कैल्शियम इनफ्लक्स है तो यहाँ पे उसने सोडियम इनफ्लक्स दिया होगा, ठीक है, पोटाशियम इनफ्लक्स दिया होगा या कोई भी और इस तरह से उन्होंने मेंशन किया होगा, तो उसमें से कैल्शियम इनफ्लक्स आपने जो है सिलेक्ट करना है। सेंट्रल फैक्टर पैथोजेनेसिस के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन डैमेज, जो कि पहला आपके पास
पॉइंट भी है कि सबसे पहले क्या होता है, मेम्ब्रेन डैमेज होती है, उसका क्रोमेटिन मटेरियल डैमेज होता है और फिर न्यूक्लियस डैमेज होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 25। तो इसमें पूछा क्या चीज जाती है, सबसे पहले तो आपने जो है ना ये ब्रिक लिप्स का निमोनिक याद कर देना है। ठीक है, और ये जो सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब ये ब्रिक लिप्स जो है इससे क्या क्या चीजें बनेगी, इससे वो ऑर्गेनेल्स बनेंगे कि जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक करते हैं। अब ग्लूकोज अपटेक जो है ना वो आपके पास दो तरह की होती है। सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो किसके ऊपर फंक्शन करती है, ग्लूकोज के ऊपर। ठीक है, एटीपी जो है एनर्जी उसको इस फॉर्म में ही चाहिए होती है। अब ये इसकी अपटेक जो है वो सेल्स किस तरह करते हैं, एक होती है इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है, जिसमें आपको इसके साथ इंसुलिन चाहिए होती है, और एक होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, जिसमें अगर इंसुलिन नहीं भी है तो भी आपका वो ऑर्गन ग्लूकोज को लेगा। ठीक है, एज इन ब्रेन है वो कभी भी, बाकी सब ऑर्गन्स तो होते हैं ना कि वो जो ग्लूकोज के बगैर या कुछ उसके पास एनर्जी ज्यादा नहीं भी होती तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, बट ब्रेन ऐसा है कि इसको 24 आवर ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो है वो कीटोसिस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, बाकी जितनी भी आपकी बॉडी मसल्स हैं उसको नहीं मिलती तो वो कीटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट करके कीटोन बॉडीज बना के अपनी फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन में कीटोसिस नहीं होती है, तो इसको जो है वो 24 आवर्स सप्लाई चाहिए एनर्जी की। सो पहली चीज तो हो गई हमारे पास ब्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं कि जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उसमें आ जाता है हमारा बी से ब्रेन हो गया है। ठीक है, आर से है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। आई से है हमारे पास इंटेस्टाइन्स, सी से है कॉर्निया, के से है हमारे पास किडनी, ब्रेक लिप्स। ठीक है, एल जो है इससे है हमारे पास लीवर, आई से है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और इसके अंदर भी क्योंकि आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर अल्फा बीटा डेल्टा सारे सेल्स होते हैं, सिर्फ जो बीटा वाले हैं ना जो इंसुलिन बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो खुद इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। फिर है पी से हमारे पास क्या आ जाता है प्लेसेंटा, और एस से है स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये स्पर्मेटोसाइट्स जो है ना ये अर्ली स्टेजेस हैं स्पर्म की। ठीक, फिर जो सबसे ऊपर लिखी है यहाँ पे एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल जो है ना ये भी हमारे पास इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इसके अंदर भी ग्लूकोज की अपटेक होती है। अब माइंड यू यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल है, नॉर्मल स्केलेटल मसल नहीं है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बॉडी को इतनी शदीद जरूरत होती है तो वो फिर इंसुलिन का वेट नहीं करता और वो डायरेक्ट ही ग्लूकोज को अपटेक करना स्टार्ट कर देता है। अब इनमें से जो है ना कोई भी आपके पास ऑप्शन हो और इवन ब्रेन भी हो और एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल हो तो आपने सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो स्केलेटल मसल को देनी है। इसकी ये सिग्निफिकेंस है, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर लिखा है। ठीक है, सो ये था आपके पास तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए हैं।